Hello everyone, I am Professor Hitanshu Vyas. We are here for the revision lectures of paper 3, Cost and Management Accounting, a 100 marks paper. Topic of this video is cost sheet. एक ऐसा टॉपिक जो जनरली हर बार पूछा जा रहा है from some time now. I repeat, generally. Certainly if something changes, we can't do anything. बट जनरली रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है, तो चलो हम उस पर ध्यान देते हैं और अभी आपके सामने थोड़े पॉइंट्स आएंगे। पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पर जाएंगे। आप लोगों ने ये टॉपिक सॉल्व किया है तो आपको पता ही होगा, जनरली तो ये फॉर्मेट टॉपिक है, बट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है जो हमको समझने चाहिए, जिसकी वजह से अपना कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन ईजी हो जाए। सो थोड़े टॉपिक्स आपके सामने आएंगे right now and there it is. तो स्टार्टिंग में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का बात करते हैं, नो डाउट कॉस्ट शीट में, बट फिलहाल हम खाली ध्यान देंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट, इट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स सेम इन टोटल irrespective of level of activity, whereas variable cost is the cost which varies depending upon level of activity. फिक्स कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल रेंट पर मंथ, जो आप कितना भी प्रोड्यूस करो सेम रहेगा, प्रोड्यूस ना भी करो तो भी सेम रहेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट, आई रिपीट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अगर हम बात करें तो वो सेम रहता है, अग्री, बट वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होगा विथ द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसी पर से अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिक्स कॉस्ट इज अ टोटल कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ पर यूनिट कॉन्सेप्ट। Fixed cost in total remains the same, variable cost per unit remains the same. Best example variable cost का आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं। और अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। Unless otherwise specified, any changes बोले तो increase decrease in case of fixed cost should be done on total basis, whereas in case of variable cost it should be done on a per unit basis. ये सब बेसिक थियरी है, आई अग्री, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, पर रिवीजन कर रहे हैं तो याद दिलाना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट आइटम है और दो प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट आइटम के बीच में अगर कनेक्शन दिया गया है तो सच अ कनेक्शन शुड बी क्रिएटेड ऑन पर यूनिट बेसिस। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट बी का मटेरियल प्रोडक्ट ए के मटेरियल से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको ये जो कनेक्शन है इससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, इट कैन बी 10% मोर, 20% मोर, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। सच कनेक्शन शुड बी क्रिएटेड ऑन per unit basis. And third and final, direct material, labor and direct labor should be considered as variable cost items. इतना बेसिक्स था कॉस्ट शीट का। अभी ये थोड़ा सा बेसिक है, आगे जाके फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में काम आता है, नो डाउट। यहाँ पर आप लोगों को आई होप याद होगा कि हम अभी तीन मेजर कॉस्ट आइटम के बारे में बात करते हैं, material, labor or expenses, and then furthermore they are divided into direct material, direct labor and direct expenses. Indirect material, indirect labor, indirect expenses. Direct material, direct labor, direct expenses, total को हम बोलेंगे prime cost. Indirect material, indirect labor, indirect expenses, वो total को हम बोलते हैं overheads. And depending upon ये ओवरहेड्स कहाँ कहाँ पे खर्चा होते हैं, हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन के टाइम होता है, और मार्केटिंग जो गुड्स को बेचने के लिए होता है। मार्केटिंग ओवरहेड्स ऑफ कोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड यस वी कांट फॉरगेट दैट देयर विल बी सम ओवरहेड्स डन टू मैनेज बोथ दीज एक्टिविटीज, दैट इज प्रोडक्शन एंड सेलिंग. So those overheads are known as administration overheads, or administration overheads
are divided in two parts, either related to production और general. जनरल को कोई लोग रिलेटेड टू सेल्स भी बोलते हैं. तो अभी इतना सारा जो मैंने बोला, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी मैं आपके सामने पूरा एक चार्ट ला देता हूं, आप वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे. एक मिनट. द चार्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज चेक वंस. मुझे गायब कर दिया जाए. एंड दैट्स अबाउट इट. अपना काम खत्म. अभी हम चलते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की ओर. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने. चलो डिस्कस कर लेते हैं. रादर शुड आई से याद कर लेते हैं. फॉर्मेट तो खैर पूरा पता ही है. स्टार्टिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. अगर कुछ रॉ मटेरियल का स्क्रैप हम बेचते हैं तो उससे अपने को पैसा मिल जाएगा. वी विल रिकवर सम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स उसमें ऐड करेंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग आवर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज हुआ ही नहीं, परचेज रिटर्न्स तो नेचुरली वापस चला जाएगा, तो वो सब माइनस हो जाएगा. फिर उसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, माने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसका टोटल हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट. लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मैं ना एक पॉइंट बता देता हूँ. कोई प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में शुड आई से, कि ये जो सब इतना सारा डिटेल है ना रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल्स एंड ऑल दैट, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, वो देते ही नहीं है, खाली डायरेक्ट मटेरियल्स ही दे देते हैं. तो हम भी खाली डायरेक्ट मटेरियल से लिख देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है अपने को, वो सब तो ठीक ही है. फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम जाएंगे वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें ऐड हो जाएगा. तो हमको जो मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. आई रिपीट, हम उसे कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री या तो वर्क्स कॉस्ट, ऑफ कोर्स. उसके बाद उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एडजस्ट होगा. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो हमें पता ही है, हमने डिस्कस किया है, वो उसमें सब एडजस्ट हो जाएगा. और क्रेडिट फॉर रिकवरीज एक्सेट्रा, ये जो भी है वो जाएगा. तो हमको उसके बाद प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और तब जाके हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. खाली एक बात याद दिला दूं, ये जो क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, वो तो सब है ही, फॉर्मेट में तो है ही. जनरली एक आइटम आ जाता है सेल ऑफ स्क्रैप करके. इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट आइटम विच गेट्स रिपीटेड इन द कॉस्ट शीट क्वेश्चंस, तो वो उधर रिकॉर्ड हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर एडजस्ट होता है तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और फिर मार्केटिंग ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स जनरल दोनों एडजस्ट हो जाएंगे. मार्केटिंग ओवरहेड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में. तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे कोई लोग कभी कभार टोटल कॉस्ट भी बोल देते हैं. और उसके बाद मिलेगा सेल्स. तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज योर प्रॉफिट. ये हुआ आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. ओके, सो नाउ यस, I agree, we just studied the cost sheet, but then the cost sheet format had certain specific things. I just wanted to explain that separately, so that's why I have got this board in front of you. There is a part which goes like this: cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods. So what you get is known as cost of goods sold. This part I want to explain. So cost of production indicates cost of goods produced in current year. Please remember these words, this is very important. Cost of goods produced in current year, and to that you add opening stock, subtract closing stock, you get cost of goods sold. Just a small point, let me change the format little bit to explain these words. Let's say you have an opening stock of 10,000
plus cost of production. As I just said, it is cost of goods produced in current year. You produced goods worth rupees 1 lakh in the current year, which means total goods that you had in the current year is 1,10,000. Out of that, let's assume you cannot or you could not sell goods costing 20,000. Could not sell means what? Goods were ready, you could not sell. It's closing stock of finished goods. So let's say your closing stock is 20,000. Now naturally you had goods worth of 110. You could not sell 20, which means you could sell goods costing 90,000. You sold goods costing 90,000. In other words, we call it as cost of goods sold. And that's how these words, cost of goods sold, come into existence, my dear friends. That's how we refer it. So that is a point which I specifically wanted you to understand. Now we move on to certain other points. For other points, I must bring another notes in front of you, which I will bring it within a second or two. We discuss those points and then we move on to questions, and that discussion of questions should suffice in this format chapter like cost sheet. So I'll bring that screen in front of you. Give me 1 minute. बाकी के दूसरे पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहे. नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो तो आप सबको आई थिंक बाय नाउ पता ही है. ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू सोल्ड. जो भी नहीं दिया रहेगा उसकी जगह पे हम x लिखकर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो अपने को मिल जाएगा. फिर उसके बाद है टू कैलकुलेट पर यूनिट अमाउंट वाला पॉइंट. यहाँ पर खैर मैं इतना आपको याद दिला सकता हूँ कि कॉस्ट शीट के शुरुआत से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए पर यूनिट कैलकुलेशन करना हो और सम एनी अदर कैलकुलेशन, यू हैव टू यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड यूज करना पड़ेगा. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके कॉस्ट शीट के एंड तक आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी सोल्ड. उसको क्वांटिटी सोल्ड से रिलेट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली जब पर यूनिट फिगर ढूंढना है तो पर यूनिट फिगर हम कैसे ढूंढेंगे? नेचुरली कॉस्ट लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, इजंट इट? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, शुरुआत से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम डिवाइड करेंगे विथ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से लेके एंड तक अगर हमको पर यूनिट फिगर चाहिए तो हम उसको वो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे विथ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर है, आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर है तो हम उसको पर यूनिट फिगर हमको तो ढूंढना ही है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे विथ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अच्छा, यहां पर आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट याद दिला देता हूं. देयर विल बी नो पर यूनिट अमाउंट, आई रिपीट, देयर विल बी नो पर यूनिट अमाउंट फॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड सेल ऑफ स्क्रैप. इसके लिए हम पर यूनिट फिगर्स नहीं लेते. विद दैट वी फिनिश दिस पॉइंट एंड नाउ वी मूव ऑन टू स्टॉक वैल्यूएशन. तो ये रहा स्टॉक वैल्यूएशन आपके सामने. ऑफ कोर्स ये चैप्टर में जनरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. जनरली रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, वैल्यू दे देंगे. ऑफ कोर्स आपने पूरा कॉस्टिंग किया तो आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल के स्टॉक वैल्यूएशन के लिए ज़्यादा जानने के लिए आपको मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर पढ़ना पड़ता है, और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए तो पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर है ही. लेकिन हम इधर बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में. तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में एक छोटा सा पॉइंट में डिस्कस करना चाहिए. उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा. सी, एज फार एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गोज, इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बोल देता हूं. इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट. इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट. तो अपने को
समझो के एंड में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1000 यूनिट, जस्ट एन एग्जांपल 1000 यूनिट दिया है, तो मुझे उसको वैल्यू करना पड़ेगा। तो नेचुरली उसको वैल्यू करने के लिए मुझे कोई पर यूनिट फिगर चाहिए रहेगा। बट आप लोगों ने कॉस्ट शीट में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा रहता है, उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर ही देते हो, तो आपको एक यूनिट का कॉस्ट मिल ही जाता है। एक ऐसे ही एक रफ एग्जांपल ले लूं यहीं पे आपके सामने। समझो कि इधर आपने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका प्रोड्यूस्ड यूनिट समझो 10,000 है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख। तो आपको पर यूनिट फिगर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो इधर 10 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट हमको 10 रुपए में पड़ा है। अभी अगर एंड में 1000 यूनिट है तो हम 1000 यूनिट को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे 10,000 रुपीज अपना क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। बस ये जो मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा, मैं 1 सेकंड के लिए गायब हो जाता हूं। तो मैंने ये जो पॉइंट आपके सामने रखा ना बच्चों, बस वही चीज को यहां पर हमने थियरी के हिसाब से लिख दिया है। ये है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने कैसे निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा। बस दैट्स इट, इतने सारे पॉइंट्स थे। हाँ, छोटे छोटे 1-2 और पॉइंट है, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो ऑफकोर्स मैं याद दिलाने के लिए ही यहाँ पे हूँ भाई। देयर आर सर्टन आइटम्स विच वी डोंट पुट इन कॉस्ट शीट, जैसे कि आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, तो वो हम कॉस्ट शीट में नहीं डालते। इनकम्स हम कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड करते। एंड ऑफ कोर्स इतना समझने के बाद आपको लास्ट पॉइंट याद दिला देता हूँ। देयर आर सर्टन डिस्प्यूटेड एक्सपेंसेस, आई रिपीट डिस्प्यूटेड एक्सपेंसेस। कोई लोग बोलते हैं उसका एक ट्रीटमेंट होगा, कोई लोग बोलते हैं उसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ कि भाई डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स के लिए देर आर डिस्प्यूटेड आइटम्स, ये दोनों डिस्प्यूटेड आइटम्स हैं। तो कोई बोलता है उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे, कोई बोलता है इसे आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर कंसीडर करेंगे। दोनों ट्रीटमेंट वैलिड है, हम खाली उसको, आई रिपीट, हम खाली उसको कोई भी एक ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग जनरली उसको फिर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर लेते हैं, तो हम कॉस्ट शीट में नहीं लाते। दीज आर डिस्प्यूट्स, बट देन वी हैव टू सेटल द डिस्प्यूट बाय सिलेक्टिंग वन ट्रीटमेंट। So with that, all the theoretical points of cost sheet get over. Now I will bring you to questions. तो as I just said, अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, टेक्स्ट बुक ला देता हूं आपके सामने। वेट, क्वेश्चंस आ गए आपके सामने और अभी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आई एम श्योर आपको याद ही होगा। पहले क्वेश्चन में तो कोई पॉइंट्स खैर थे ही नहीं, फिर भी 2-3 पॉइंट याद दिलाने के लिए बोल देता हूँ। एक, आपने सबसे पहली बार इसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन शुरू किया था, सिंपल प्रॉब्लम था, बट पहली बार आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसमें किया था। एंड हाँ, इसके बाद ये जो डिस्काउंट अलाउड वाला जो पॉइंट है वो मैं बोल देता हूँ, वी जस्ट डिस्कस दैट डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट शीट में नहीं होगा, पर ये क्वेश्चन में अपने पास 0.40 पर क्विंटल का ब्रेकअप ही नहीं है, तो हमको डिस्काउंट अलाउड को कॉस्ट शीट में आने देना पड़ा था। बट अदरवाइज हम लोग उसको नहीं लेते, यहाँ पे चॉइस नहीं थे करके कॉस्ट शीट में आने दिया। यही सिंपल पॉइंट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। विद दैट आई फिनिश ब्रीफ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई ग्रेड पॉइंट नहीं था, पर एक पॉइंट जरूर था कि यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया था। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया था तो बीच में फॉर्मेट में एक गैप हो जाता था, हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता था, एक फॉर्मेट में गैप हो जाता था। उसे
कोई कोई लोग खाली मार्केटिंग ओवरहेड्स बोल सकते हैं, कोई कोई लोग एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए बोल कुछ भी सकते हैं, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको वो गैप ढूंढने के लिए रिवर्स जाना पड़ा, और आप जब भी रिवर्स जाते हो तो साइंस चेंज हो जाता है, ऐड का लेस हो जाता है, लेस का ऐड हो जाता है। वो पॉइंट आपको याद रखना है। विद दैट आई फिनिश very brief discussion of question number 2, and I'll bring you to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ नहीं दिया था, खाली मटेरियल्स दे दिया, मतलब हम उसको सीधा का सीधा डायरेक्ट मटेरियल वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के टाइम कोई कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं देंगे, पर वो सब इजीली निकल जाएगा। तो इधर सीधा डायरेक्ट मटेरियल्स वर्ड दे दिया है, वो काम हमारा हो जाएगा। बट यस, ब्रेकअप ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है ये क्वेश्चन में, तो हमें उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ा था। सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप दिया है, सेल ऑफ स्क्रैप मैंने आपको बोला था, बहुत बार रिपीट होता है। एंड ऑफ कोर्स वन मोर पॉइंट, ये क्वेश्चन में ऑल यूनिट्स वर सोल्ड। तो ये क्वेश्चन में, आई रिपीट, ये क्वेश्चन में जितना बनाया उतना यूनिट्स हमने बेच दिया है। तो ये क्वेश्चन में ना ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, which means whenever there is no opening stock of finished goods and closing stock of finished goods at that point of time, two things will happen. One, number of units produced is equal to number of units sold. Two, cost of production is equal to cost of goods sold. Naturally जितनी cost का goods बनाया उतनी ही cost का goods बेचा। तो ये 3 पॉइंट थे हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में। With that I finish discussion of question number 3. Now I move on to question number 4. I'll bring that up in your screens, and the moment you look at the question you would have realized, oh, that long question, long but easy one, based on the concept that if there is a connection given between cost items of two products, then if that cost item is a variable cost item, then such a connection must be created on per unit basis. Major concept involved was that. Of course, I'll show you few calculations in that and then we will go ahead, but a very important question in my humble opinion, this one. So let us read that first. X and Y shoe polish company manufactures black and brown, etc, 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 and here this is 1.08 and 1.20 respectively is SPPU, selling price per unit. Of course, direct materials, polish strengths, direct wages, production overheads, we call that as factory overheads. And an interesting point to note, a very interesting point to note, they have used the words admin and selling overheads. They themselves have connected this admin with selling, clearly indicating that this administrative overheads are general, which means that in this question there is no admin overheads related to production. In this question there is no administrative overheads related to production. If you remember the format, you would realize, which means factory cost itself will become your cost of production because there is no admin overheads related to production. So I will mention that no admin overheads related to production. Now they have given the sales quantity, that is 1440 and 6 lakhs, and they have given the opening and closing stock. And we had to find out produced units, which we did. In case you recollect, if you haven't, anyway solution would be with you. For black it was 15 lakh units and for brown it was 5 lakh units. Now try to understand. The next point says very clearly, opening stock of black and brown polish was valued at its production cost of paise 80.4 and 86.4 per tin respectively. So what do? 80.4 and 86.4 per tin. It's paise,
we naturally need in rupees. So 0.804 and 0.864 rupees is what we do here. Now, there comes a sentence on which practically the whole question was based. I mean, it was the similarity which was carried through further. It said that the cost of raw materials for brown polish is 10% higher than that for black, but there is no difference in the cost of tints. The connection is given between direct materials of two products, black and brown. Direct materials, unless otherwise specified, is a variable cost. So is direct wages. Let us perform these calculations for our benefit at least once, and then of course the whole question will go in the same manner. Just wait for a second, guys. I need to bring the board in front of you. The board is right in front of you. What did the question say? The question said that cost of raw materials for brown polish is 10% higher than that for black. So, as I just said, we need to create the connection on per unit basis. So, I will write it this way. Working note 1. Direct materials. But in that, we are talking about polish. So, I write it now. Let the cost per unit of brown's cost is higher. So, I will take black as base. I will take black as X. So, of black be X per unit. Therefore, cost per unit of brown B. Now see, it's 10% higher. I repeat, it's 10% higher. So this X is 1X. Now I want to take 10% higher. So what do I do? 1 plus 10% of 1. Take 1 on your calculator, add 10% of that. It will be 1.10x per unit. 1.10x per unit. That's it. Now we have got total, now we have got per unit cost. I can certainly find out my total cost. So here I write total cost for black and for brown. Black units, if you still remember, we discussed it, 15 lakh units. Brown, 5 lakh units. Into. This is X per unit and this is 1.10x per unit is equal to. This will be 15 lakh X and this is 5 lakh 50,000 X. So total is 20 lakh 50,000 X. But this is what material cost we got in the form of X. We are already given material cost in the form of rupees, which is 7,38,000. So what do we do? I'll write it this way. However, total direct material polish cost is equal to 7,38,000. Therefore, 20 lakh 50,000 X is equal to 7,38,000. And therefore, X is equal to 7,38,000 divided by 20 lakh 50,000 is equal to, we get 0.36. Now
from here we can calculate cost per unit as well. You can see that 20,50,000 now, and I can calculate cost per unit. So here I give the heading cost per unit, black and brown. Black was x, brown was 1.10x is equal to 1.10 into 0.36 is equal to 0.396 per unit is equal to 0.36 per unit. And with that, now I can calculate my total cost. So for total cost, what do I do? For total cost, black and brown, 15 lakh units and 5 lakh units into 0.36 per unit and 0.396 per unit is equal to 15 lakh into 0.36 is 5,40,000 and 5 lakh into 0.396 is equal to 1,98,000. Naturally, the total will be 7,38,000. And in the same way, I repeat, in the same way, we can continue for the calculating the cost for tins and direct wages. The question further tells you that the production overheads, we call it as factory overheads, are proportionate to direct wages. Now the moment you will calculate direct wages for black, let me give the heading, and of course since you have the solution, I'm not wasting your time further in revision. For black, direct wages would be 1,80,000 and for brown the direct wages will be 64,800. You are told that factory overheads, that is production overheads, are proportionate to direct wages. So how to calculate? It varies with direct wages, proportionate to direct wages. I'll just show you for black. Certainly you can do it brown for your own. Your direct wages and factory overheads. Your total direct wages are 244,800 and your total factory overheads are 367,200. So if on 244,800 your factory overheads are 367,200, then for 1,80,000, how much will be your factory overheads? And if you do the cross multiplication, 1,80,000 into 367,200 divide by 244,800, and you get the answer of 2,70,000. Same way you can do it for black, or rather same way you can do it for brown. Should I use the words black? I just did. And well, that is it. With that you can of course calculate your factory overheads. The last sentence is that the admin and selling overheads is absorbed at a uniform rate per tin of polish sold. Uniform means the same. Uniform means the same per tin. They themselves have said, which means per unit. We have to follow that. We have no other choice. And per tin of polish sold. My humble point. They have given the word sold, but even if it would not have been given, we still would have taken per tin of polish sold only. These are admin and selling overheads. It's related to, I repeat, it's related to selling quantity only. So the same type of working note will follow, except the fact that here we have taken the produced quantity, but in that working note we will take the sold quantity. With that, all the important points of question number 4 I have considered. Of course, don't forget to value your closing stock of finished goods at cost per unit of cost of production.
With that, we finish question number 4's discussion and move to question number 5. Very long question. Major objective of this question is to tell you कि कौन सा आइटम कौन से हेड में फॉल करेगा. बट मल्टीपल कंट्रोवर्शियल आइटम्स थे, बहुत जगह पे जा सकते थे, और इससे ये भी सीखने मिलता है कि अगर कंट्रोवर्शियल आइटम है तो हमको कोई भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा और हमारे डिसीजन के लिए नोट लिखना पड़ेगा. अभी ये सब पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं आपको मैं समरी फॉर्म में आपके सामने दिखा देता हूँ. 1 मिनट रुक जाइए. ये आ गए आपकी स्क्रीन पर पहले 3 क्वेश्चन के पॉइंट और बाकी के 2 क्वेश्चन माने 4 और 5 के पॉइंट. So that's it guys. With that we finish this very important video on a basic chapter called cost sheet. I thank you for your time, support and patience guys. Keep on supporting this way and stay safe everyone. We will meet for yet another video with yet another chapter. Thank you so much guys. Bye bye everyone.